सभी दोस्तों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों के ऊपर मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की बात देखी थी और भारत के संविधान का जब निर्माण हुआ था उसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो हमने देखा था कि जो मूल संविधान जो हमारा बना था, लिखित संविधान, उसमें हमने मूल संविधान में 395 अनुच्छेद देखे थे, 22 भाग देखे थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को एक चीज समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि कई स्टूडेंट ये पूछते हैं कि भाग क्या होते हैं, अनुच्छेद क्या होते हैं, या ये अनुसूचियां क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज बता देता हूं, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संविधान की एक किताब है जिसके अंतर्गत 22 भाग यानी कि 22 पार्ट हैं, लेसन, 22 लेसन थे। ठीक है, उसके बाद उन लेसनों के पैराग्राफ है अनुच्छेद, जो आर्टिकल्स हैं वो क्या है, उनके पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, और जो शेड्यूल्स यानी कि जो अनुसूचियां जिस पे अभी हम चर्चा करेंगे, अनुसूचियां उन पैराग्राफों के अंतर्गत सम्मिलित चीजें हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जब मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, जो वर्तमान में लगभग 448 हो गए हैं। मूल संविधान में 22 भाग थे जिनको कि संविधान में संशोधित करके या उन भागों में कुछ अन्य भाग जोड़ करके, ठीक है, संख्यात्मक रूप से वर्तमान में भारतीय संविधान में संख्यात्मक रूप से 25 भाग हो चुके हैं। और मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो थी वो थी 8, जो कि वर्तमान में विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा अब कितनी हो चुकी है, 12 हो चुकी है। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु बाद में 4 अनुसूचियां विभिन्न संविधान संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। अतः वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों के ऊपर दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने चर्चा करूंगा। आशा है कि आप इसको बहुत गहनता के साथ सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो देखते हैं इन 12 अनुसूचियों के बारे में। तो भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची है दोस्तों, इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी कि वर्तमान में अभी भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जो वर्णन मिलता है वो किसके अंतर्गत मिलेगा आपको, प्रथम अनुसूची के अंतर्गत। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रथम अनुसूची के अंतर्गत क्या है, भारत के 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। तो भारत के 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है। उसके बाद द्वितीय अनुसूची देखते हैं दोस्तों। इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। जितने भी पदाधिकारी होते हैं हमारे देश के अंतर्गत, तो उनके क्या किए गए हैं, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, तो आप कहेंगे द्वितीय अनुसूची में किया गया है। उसके बाद तृतीय अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी पदाधिकारी हिंदुस्तान के अंतर्गत शपथ लेते हैं। तो पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तृतीय अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। देखो, द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है, और तृतीय अनुसूची में क्या किया गया है, पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो तीन जो आप लोगों के सामने तीन अनुसूचियां मैंने अभी कही, प्रथम में तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है, दूसरे में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन है, और तीसरी अनुसूची में क्या है, भारतीय पदाधिकारियों के पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। उसके बाद चौथी अनुसूची दोस्तों, हमें पता है कि लोकसभा और राज्यसभा द्विसदनीय हमारी जो प्रणाली है संसद की, तो
लोकसभा में तो क्या होता है कि हमारे द्वारा चुन करके सीधे क्या जनता के द्वारा चुन करके सदस्यों को भेजा जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा में जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि जो जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं वो विधानसभा में वे अपने एक मतलब राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। तो विभिन्न राज्यों का अलग अलग संख्या होती है राज्यसभा के सदस्यों के लिए, तो उसी का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। तो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है कि किस राज्य से कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, ये बात आपकी चौथी अनुसूची में कही गई है। ठीक है ना। तो चौथी अनुसूची में क्या है, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का वर्णन। ठीक है। उसके बाद पांचवी और छठी अनुसूची लगभग मैच करती है। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जो इनका एक प्रशासन होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है। और जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, शेड्यूल्ड क्षेत्र हैं, ठीक है ना, एरिया, शेड्यूल्ड एरिया है, उनके बारे में चर्चा की गई है। तो प्रश्न आता है कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में किस अनुसूची में वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 5 में वर्णन इसका किया गया है। छठी अनुसूची भी लगभग 5वीं की तरह है, लेकिन इसमें कुछ राज्यों को ही क्या मिला है, प्रावधान किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय प्रशासन के बारे में प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये राज्य कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है ना। तो उत्तर पूर्व क्षेत्र के आपके राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के ये 4 हमारे राज्य हैं। तो इनको आप याद रखेंगे कि जनजातीय असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों के प्रशासन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 6 में किया गया है। और 5वीं में एससी और एसटी के प्रशासन की बात की गई है। ठीक है ना। और चौथी में क्या किया गया है, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए प्रतिनिधित्व की बात की गई है। ठीक है ना, राज्यसभा में। ठीक है। तो इसी प्रकार से आप आगे देखते हैं। उसके बाद तो 6 अनुसूची हमारी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद जो 7वीं अनुसूची है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न भी बनता है। ठीक है। 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। केंद्र और संघात्मक व्यवस्था है, और संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है दोस्तों, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो केंद्र और राज्य की बीच की शक्तियों के बीच में बंटवारा जो किया गया है वो किस अनुसूची के तहत किया गया है, वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। और इसके अंतर्गत 3 सूचियां और बनाई गई हैं, जिनके नाम है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस अनुसूची में है, तो आप कहेंगे 7वीं अनुसूची में है। साथ ही साथ 7वीं अनुसूची में क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है ना। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा आपने देखा था, कनाडा के संविधान से हमने लिया था, स्रोतों में हमने ये बात पढ़ी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र कानून, संघ का मतलब केंद्र सरकार कानून बना। संघ सूची के ऊपर में दिए गए विषयों पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। साफ नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है। संविधान के होने, जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 97 विषय थे। ठीक है। जो 97 विषय थे उन 97 विषयों पर केंद्र सरकार क्या बना सकती है, कानून बना सकती थी। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में इसमें एक विषय जुड़ गया है, तो 98 विषय हो गए हैं। तो वर्तमान में अगर प्रश्न ये आता है कि मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, तो आप कहेंगे 97, और वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं, तो आप कहेंगे 98 यानी कि 98 विषय हैं। ठीक है। अब ये विषय किस किस प्रकार के होते हैं आपको थोड़ा सी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन संघ क्षेत्र का होगा और कौन राज्य क्षेत्र का होगा। जैसे रक्षा क्षेत्रों से रिलेटेड संबंधी विषयों पर कानून बनाना, विदेश मामलों में संघ यानी कि केंद्र को कानून बनाने का हक है, मुद्रा, रेलवे, आयुध, परमाणु ऊर्जा, पासपोर्ट, वीजा, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह, जनगणना आदि। इसी प्रकार से पूरे 98 विषय हैं जिन पे संघ मतलब केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है। उसी प्रकार से आप दूसरा आता है राज्य सूची। संघ सूची, राज्य सूची। इस सूची पर दिए गए विषय पर राज्य सरकार, नाम से ही पता लग रहा है कि राज्य सरकार कानून बनाती है। अब दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या
राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो आप कहेंगे जी हाँ, बना सकती है, यदि विषय किससे संबंधित हो? राष्ट्रहित से संबंधित हो। अगर राष्ट्रहित से संबंधित विषय होता है तो राज्य सूची के विषयों पर भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो बहरहाल समझने के लिए यह है कि राज्य सूची के विषय में कौन कानून बनाता है? राज्य सरकार बनाती है, और राष्ट्रीय का मामला होने पर उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो संविधान लागू जब हुआ था तो उस समय ये राज्य सूची में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कुछ विषय कम कर दिए गए हैं और अब इनकी संख्या रह गई है 62 विषय। यानी कि राज्य सरकार 62 विषयों के ऊपर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे कानून व्यवस्था, राज्य की कानून व्यवस्था के ऊपर कानून बनाना, उसके बाद पुलिस के ऊपर कानून अपने अपने राज्य की सरकारें अपने हिसाब से बना सकती हैं। स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पतालों को लेकर कानून बनाया जा सकता है। कृषि, आय पर कर, शव अंतिम क्रिया, भूमि एवं भवन कर इत्यादि। तो इस प्रकार से ये राज्य सूची के अंतर्गत कुछ विषय आते हैं जिनमें राज्य सरकार अपना कानून बना सकती है, और इसके अंतर्गत 66 विषय थे जो कि वर्तमान में अब 62 विषय रह चुके हैं। और अगली सूची देखते हैं, तीसरी, क्योंकि ये समवर्ती जो हमारी 7वीं सूची है केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारे की, तो तीसरी सूची है समवर्ती सूची। ठीक है, इस सूची में दी गई विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। दोनों मिलकर के क्या करती हैं? कानून बना सकती हैं। ठीक है ना। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय, ठीक है, विषय हैं। तो समवर्ती सूची एक ऐसे समवर्ती सूची आपको पता है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। और इसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के क्या बना सकती हैं? कानून बना सकती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि मूल संविधान में 47 विषय थे। अब इसका एक मुख्य एग्जाम्पल है शिक्षा के ऊपर कानून राज्य सरकारें भी बनाती हैं और केंद्र सरकार भी बनाती है। MDM योजना थी जैसे शिक्षा विभाग की, मध्याह्न भोजन, तो उसमें भी क्या होता है कि कानून बनता है तो 90% पैसा केंद्र से आता है, 10% राज्य सरकारें लगाती हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे विषय हैं। जैसे उसके अंतर्गत क्या आता है? दंड विधि, ठीक है ना, विवाह एवं विवाह विच्छेदन, ठीक है, वन के ऊपर शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ठीक है, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, ठीक है, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, विद्युत इत्यादि के ऊपर क्या हो सकता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत ये विषय रखे गए हैं, और इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती हैं। ठीक है, तो ये 7वीं अनुसूची थी। तो अगर आपसे मोटा मोटा ये कहा जाता है कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या है, तो केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारे की बात कही गई है 7वीं अनुसूची में। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची। ठीक है ना, मूल संविधान की, वर्तमान में तो अभी और बढ़ गया है, तो मूल संविधान की अंतिम अनुसूची थी 8वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। एक्चुअली मूल संविधान में तो ये 14 ही थी, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाओं का वर्णन मिलता है, ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, तो इस प्रकार से भाषाओं की संख्या हो गई 15। ठीक है, तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो आप कहेंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी 3, यानी कि 15 और 3 18 भाषाएं हो चुकी हैं 1992 तक। ठीक है, एवं 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई, और इस प्रकार से 2003 में 8वीं अनुसूची में टोटल 18 और 4 22 भाषाएं हमारे पास हो गई। तो आपसे क्वेश्चन करा जाता है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन मिलता है? तो आप कहेंगे 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, और कब कब कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? इसके अंतर्गत 3 संविधान, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस चीज का आप यहाँ पर से इसका ये कह सकता हूं मैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखने के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद 9वीं अनुसूची। ठीक है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, इसके द्वारा
राज्य संपत्ति के अधिग्रहण की विभिन्न विधियों का उल्लेख किया गया कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो प्रश्न यहीं पर बन जाता है कि 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है ना। और इसमें क्या बात कही गई है, तो भूमि अधिग्रहण, संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 284 मतलब ये कह सकते हैं पैरा है, ठीक है, 284। और ये कहा जाता था कि पहले अगर राज्य किसी भूमि का अधिग्रहण कर रहा है तो उसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब 2007 के बाद ये बात आई है सामने कि कोर्ट में जाया जा सकता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। अगर उस संपत्ति के अधिग्रहण करने से आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हैं। तो 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिग्रहण की बातें कही गई है कि राज्य किस तरीके से संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, उसकी विधियों का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, पहली संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं 10वीं अनुसूची। अब ये कब जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ेगी। तो आप कहेंगे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें क्या था, दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख, ठीक है। आप देखते होंगे आए दिन कि कोई भी पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में चला जाता है या फिर सरकार गिराने का प्रयास करता है तो दल बदल का उसके ऊपर कानून लगता है। तो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची में है। तो 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण से संबंधित बातों का उल्लेख किया गया है और 10वीं में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। क्लियर रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 11वीं और 12वीं अनुसूची हमारी ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और दोनों ही 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़े गए थे। तो 11वीं अनुसूची के बारे में आप ये सुन लीजिए कि यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। तो पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में मिलता है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था आपको 12वीं अनुसूची में मिलेगी। दोनों को ही जोड़ा गया था, मतलब 11वीं को 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और 12वीं को आपके 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया एक ही साल 1993 में, ठीक है। तो इसके बाद से क्या होने लग गए थे, 1994 के बाद पंचायती राज व्यवस्था शुरू हो गई थी पूरे भारत में और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर निगम, इस तरीके के कार्य शुरू हो गए थे, ठीक है ना। तो ये व्यवस्थाएं थी। तो इस प्रकार से हमारी ये 12 की 12 अनुसूचियां हैं। तो एक बार शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पहली जो अनुसूची थी उसमें हम क्या कह सकते हैं कि भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची है उसमें आपका क्या किया गया है, उसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते वक्त की शपथ का वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्य सभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व का वर्णन किया गया है। 5वें अनुसूची में आपका जो आपके SC और ST हैं उनके लिए प्रशासन की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची में आपने देखा कि असोम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर के लिए क्या किया गया है, उनकी वहां की जनजातीय प्रशासन की लिए उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची में आपने देखा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। इसमें आपने 3 सूचियां देखी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है ना, इसके बारे में आपने देखा। उसके बाद 8वीं अनुसूची में आपने देखा कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में आपने देखा कि राज्य के द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की विधियों का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में आपने देखा दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में आपने देखा पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 12वीं अनुसूची में आपने देखा कि इसमें शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भारत की
संपूर्ण अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप इसको एक बार और देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीजों को नोट भी करते रहेंगे। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। आपका समय शुभ हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।